हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सपोज केमिस्ट्री पर। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों आयनिक सॉलिड्स चैप्टर को। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आयनिक सॉलिड्स की। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक सॉलिड्स। फर्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों यहाँ पर क्रिस्टलाइन नेचर को आयनिक सॉलिड्स की। क्रिस्टलाइन नेचर, जो हमारे आयनिक सॉलिड्स होते हैं बच्चों वो क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर के अंदर। और जब एक्सरे स्टडीज की गई आयनिक कंपाउंड्स की तो वहां पर ये देखा गया कि जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं बच्चों। तो किस तरीके से वो एग्जिस्ट करते हैं, वहां पर हमारे अपोजिट चार्जेस के आयंस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, आयंस होते हैं अपोजिट चार्जेस के, जो कि एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न के अंदर वहां पर अरेंज होते हैं आयनिक कंपाउंड्स के अंदर। ऑलराइट, सो फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा, क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर के अंदर। आयनिक सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। और यहां पर क्या होता है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या करेंगे, ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो कैसी फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, यहां पर अपोजिट चार्जेस के आयंस होते हैं। सो आयंस ऑफ अपोजिट चार्जेस, आयंस ऑफ अपोजिट चार्जेस, आयंस होते हैं अपोजिट चार्जेस की, जो कि अरेंज होते हैं डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न के अंदर। अरेंज्ड इन डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न, डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न, एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न के अंदर ये अरेंज होते हैं। और हर एक जो आयन है बच्चों आयनिक कंपाउंड के अंदर, हर एक जो आयन है वो सराउंडेड होता है अपोजिट चार्ज के आयन से, और वहां पर वो डेफिनेट नंबर में होते हैं। ठीक है, सो हर एक जो आयन होगा आयनिक सॉलिड्स के अंदर, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर, वो सराउंडेड होता है अपोजिट चार्ज के आयन से नंबर में, इक्वल नंबर में। ऑलराइट, सो ईच आयन इन द क्रिस्टल, each ion in the crystal is surrounded by definite number of opposite charge, definite number of opposite charged ions। ठीक है, opposite charge ion से क्या होते हैं बच्चों, सराउंडेड होते हैं। सो हर एक जो आयन है क्रिस्टल के अंदर सराउंड होता है डेफिनेट नंबर के अपोजिट चार्ज आयन से। एंड यहाँ पर बच्चों जो हमारी ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट होती है, ठीक है, यहाँ पर जो ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट होती है आयंस की वो डिफरेंट होती है हमारी डिफरेंट आयनिक सॉलिड्स के अंदर। ठीक है, डिफरेंट क्रिस्टल्स के अंदर वो क्या होगी, हमारी डिफरेंट होगी। सो दी ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ आयंस क्या होगी, डिफरेंट होगी, डिफरेंट इन डिफरेंट आयनिक सब्सटेंसेस, इन डिफरेंट आयोनिक सब्सटेंसेस। ठीक है बच्चों, जो हमारी ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट होगी वो आयंस की डिफरेंट होगी डिफरेंट आयनिक सब्सटेंसेस के अंदर। और यहाँ पर जो मोड ऑफ अरेंजमेंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, यहाँ पर बच्चों मोड ऑफ अरेंजमेंट है वो डिपेंड करेगा जो हमारे आयंस हैं उनकी चार्जेस पे, उनकी साइज पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोड ऑफ अरेंजमेंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आयन के साइज पे और आयन के चार्ज पे। तो ये दो चीजें आप ध्यान रखेंगे। तो किस पे डिपेंड करेगा हमारा मोड ऑफ अरेंजमेंट, द मोड ऑफ अरेंजमेंट depends on the किस पे, एक तो चार्ज पे और एक साइज पे। आयन के चार्ज एंड साइज पे डिपेंड करेगा बच्चों जो हमारा मोड ऑफ अरेंजमेंट है आयनिक सॉलिड्स के अंदर। ठीक है, समझ में आया, किस किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे और साइज पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं NaCl क्रिस्टल के अंदर, NaCl क्रिस्टल में क्या होता है, यहाँ पर Na पॉजिटिव होता है, एक Cl नेगेटिव होता है, एक होता है Na पॉजिटिव एंड एक होता है Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर हर एक जो सोडियम आयन है बच्चों वो सराउंडेड होता है 6 क्लोराइड आयन से।
ठीक है। NaCl जो हमारे क्रिस्टल है उसके अंदर क्या होता है, जो सोडियम आयन है बच्चों वो सराउंडेड होता है 6 क्लोराइड के आयन से। Na क्रिस्टल के अंदर जो हमारी NaCl क्रिस्टल है, सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल होती है, समझ में आ गया। क्रिस्टलाइन नेचर आयनिक सॉलिड्स का क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर में, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कैसे एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पर आयंस होते हैं अपोजिट चार्जेस के, जो कि एक अरेंज होते हैं डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न के अंदर, और हर एक जो आयन है क्रिस्टल में वो सराउंडेड होता है एक डेफिनेट नंबर के अपोजिट चार्ज आयन से। उसके बाद यहाँ पर जो ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट आयंस की वो डिफरेंट होती है डिफरेंट आयनिक सब्सटेंसेस के अंदर, ऑलराइट। उसके बाद जो मोड ऑफ अरेंजमेंट है, तो जो वहां पर अरेंजमेंट है वो डिपेंड किस पे करेगी, वो डिपेंड करेगी आयन के साइज पे और आयन के चार्जेस पे, ठीक है। सो चार्ज एंड साइज पे डिपेंड करेगी जो आयन से हमारे उनका। फॉर एग्जांपल NaCl के अंदर जो हमारा सोडियम आयन है वो सराउंडेड होता है बाय द 6 क्लोराइड आयंस। समझ में आया। नेक्स्ट है बच्चों मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। सेकेंड इज मेल्टिंग and boiling points. Melting and boiling points. साथ में बच्चों कॉपी पेन लेके बैठा करो, ठीक है, राइट किया करो। जस्ट आप ऐसे देख लोगे फिर बाद में आपको याद नहीं रहेगा, ठीक है, तो नोट्स बनाने की हैबिट डालो अपनी। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब क्रिस्टलाइन होते हैं ये हमारे नेचर के अंदर, आयनिक जो हमारे सॉलिड्स होते हैं एक तो, और दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं मेल्टिंग एंड इनके बॉइलिंग पॉइंट्स को। तो जो हमारे आयनिक सॉलिड्स होते हैं बच्चों, इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत हाई होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ऐसा क्यों है, क्यों इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अपोजिट चार्ज आयंस के बीच में, ठीक है। अपोजिट चार्ज एक पे पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में कौन सी फोर्सेज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। सो इस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो हाई होता है, ठीक है। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, यहां पर हाई रहेगा। सो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, एंड हाई हीट ऑफ फ्यूजन होता है, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। यहां पर हाई हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन, ठीक है बच्चों। हाई हीट ऑफ फ्यूजन एंड हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्लियर हुआ पॉइंट। और यहां पर हमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, ठीक है, उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए यहां पर हमें बहुत ज्यादा अमाउंट की एनर्जी रिक्वायर होती है। क्यों होती है, बिकॉज यहां पर जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको ब्रेक करना हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा, उनको ओवरकम करना हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा। सो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, एक लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की हमें रिक्वायरमेंट होती है। सो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, large amount of energy is required to overcome the interionic attractions, ठीक है बच्चों। तो यहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हमें जो आयंस के बीच में जो अट्रैक्शंस हैं उनको ओवरकम करने के लिए। समझ में आया। तो यहाँ पर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का केस क्या है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, बिकॉज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अपोजिट चार्ज आयंस के बीच में, हाई हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है बच्चों हार्डनेस। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बच्चों अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आयनिक सॉलिड्स की हार्डनेस को। अब जो हमारे आयनिक सॉलिड्स होते हैं बेटा वो रिजिड होते हैं और हार्ड होते हैं, ठीक है। हार्ड क्यों होते हैं वो, बिकॉज यहाँ पे हमें पता है क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं अपोजिट चार्ज आयंस के बीच में। इस वजह से जो हमारे आयनिक सॉलिड्स है बच्चों वो हार्ड होते हैं। सो हार्ड होते हैं और रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं और रिजिड होते हैं। यहाँ पर क्या होती हैं, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस
of attraction between opposite charge ions, between the opposite charge ions with charge ions। और यहाँ पर जो हार्डनेस है बच्चों वो इंक्रीज कैसे होती है, ठीक है, हार्डनेस इंक्रीज कैसे होगी, एक तो यहाँ पर जो इंटर आयनिक डिस्टेंसेज हैं, आयन आयन के बीच में जो बच्चों डिस्टेंस होगा, जब वो डिस्टेंस हमारा डिक्रीज होगा तो हार्डनेस क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी, ठीक है। हार्डनेस इंक्रीज कब होगी, जब इंटर आयनिक डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होगा। सो यहाँ पर एक तो इंटर आयनिक डिस्टेंस, इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या होगा, जब डिक्रीज होगा, ठीक है। दूसरा, जब यहाँ पर क्या होगा, आयनिक चार्ज बढ़ेगा, आयनिक चार्ज ज्यादा होगा फॉर द क्रिस्टल्स ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर्स, फॉर द क्रिस्टल्स ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर्स, सिमिलर स्ट्रक्चर के जो क्रिस्टल्स हैं उनके लिए, ठीक है बच्चों। हार्डनेस इंक्रीज कब होगी, इंटरआयनिक डिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। दूसरा, आयनिक चार्ज जो है बच्चों वो इंक्रीज होगा फॉर द क्रिस्टल्स ऑफ सिमिलर स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं CaO एंड MgO, ठीक है, एंड MgO। तो इनमें से मुझे बताओ बेटा किसकी हार्डनेस ज्यादा होगी, जल्दी, शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे, जल्दी बताओ किसकी हार्डनेस इनमें से ज्यादा होगी, CaO या फिर MgO की, किसकी होगी बेटा, CO की हार्डनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों होगी ज्यादा, रीजन क्या है, बिकॉज जैसे हम कैल्शियम से मैग्नीशियम की तरफ जाएंगे यहाँ पर जो आयनिक डिस्टेंस है वो क्या हमारा बढ़ेगा, ठीक है। तो यहां से जब यहाँ पे हम जा रहे हैं तो यहाँ पर इंटर आयनिक डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, इस साइड जो है इंटर आयनिक डिस्टेंस जो है, इंटर आयनिक डिस्टेंस वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और हमें पता है इंटर आयनिक डिस्टेंस जब इंक्रीज होता है तो ब्रिटलनेस क्या, तो जो हमारी हार्डनेस है बच्चों वो क्या होती है, हमारी डिक्रीज होती है। तो हार्डनेस क्या हो जाएगी, हमारी साइड डिक्रीज हो जाएगी। तो हार्डनेस ज्यादा किसकी हुई, CO की, ठीक है। सो CaO की हार्डनेस क्या है बच्चों, ज्यादा है देन MgO, बिकॉज यहाँ पर इंटर आयनिक डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो रही है जैसे हम कैल्शियम से मैग्नीशियम की तरफ जा रहे हैं। समझ में आ गया। सो ये था बच्चों हमारा थर्ड पॉइंट, हार्डनेस। नेक्स्ट है अब ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस, अब ब्रिटल का मतलब क्या होता है बच्चों, पढ़ी होगी आपने टर्म ब्रिटल, है ना। तो ब्रिटल का मतलब क्या होता है, ब्रिटल होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं पीसेस के अंदर। जब उसके ऊपर स्ट्रेस फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको हम ब्रेक कर सकते हैं पीसेस के अंदर, वही क्या होती है बच्चों, ब्रिटलनेस होती है। तो जो हमारी आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, ब्रिटल होते हैं। कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं। इसका मतलब इनको हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इजिली ब्रेक कर सकते हैं, कैन इजिली ब्रेक इनटू पीसेस। पीसेस के अंदर में इसको ब्रेक कर सकते हैं ऑन अप्लाइंग स्ट्रेस या फिर फोर्स, ऑन अप्लाइंग स्ट्रेस या फिर फोर्स। एंड जब इनफ अमाउंट की फोर्स हम इन पर अप्लाई करते हैं बच्चों तो यहाँ पर होता क्या है, एक जो हमारी आयन की लेयर है वो क्या करती है, मूव करती है ओवर द नेक्स्ट लेयर। ओके, तो यहाँ पर जब ऐसी मूवमेंट होती है बच्चों तो यहाँ पर जो अपोजिट चार्ज आयंस हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे अपोजिट चार्ज आयंस होंगे वो क्या आएंगे, क्लोज आएंगे। अपोजिट चार्ज आयंस क्या आ रहे हैं बच्चों, क्लोज आएंगे। जब उन पे हम इनफ अमाउंट के फोर्स को अप्लाई करेंगे तो वहां पर अपोजिट चार्जेस हैं वो क्लोज आएंगे, जिससे क्या होगा बच्चों, रिपल्शन होगा। अपोजिट चार्जेस है बच्चों तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं। शाबाश बताओ, रिपेल करते हैं ना अपोजिट चार्जेस। तो यहाँ पर अपोजिट चार्जेस बेटा जब रिपेल करेंगे तो यहाँ पर जो हमारी क्रिस्टल है वो क्या हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी। जो हमारी आयनिक सॉलिड है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से वो क्या होता है, रिजल्ट क्या आता है कि जो हमारी क्रिस्टल है बेटा वो ब्रेक हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, वो ब्रेक हो जाती है। तो यहाँ पर अपोजिट चार्जेस आयंस हैं वो क्लोज आते हैं, जिससे अनस्टेबिलिटी आ जाती है। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है बच्चों, रिपल्शन होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, हमारी रिपल्शन होती है अपोजिट चार्जेस के बीच में, जिससे अनस्टेबिलिटी आ जाती है हमारी आयनिक सॉलिड के अंदर, जिससे वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। फाइनली क्या हो जाएगा, वो फिर ब्रेक हो जाएगा। समझ में आया बच्चों, ब्रिटलनेस एंड हार्डनेस। क्लियर है पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट हार्डनेस, 4 पॉइंट
ब्रिटलनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे आयनिक सॉलिड्स की। नेक्स्ट है बेटा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी तो देखिए जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं बेटा वो सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, और जो हमारे अदर पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिनके पास होता है उनके अंदर क्या होता है, ये सॉल्युबल होते हैं। सो सॉल्युबल इन वाटर एंड अदर polar solvents having dielectric constants। ठीक है बच्चों, सॉल्युबल होते हैं वाटर एंड अदर पोलर सॉल्वेंट्स में। तो अब देखिए वाटर के अंदर क्या होता है बेटा, वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो ज्यादा होता है। ठीक है, यहां पर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर के केस में क्या होता है, हाई। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है बेटा वाटर के अंदर वो क्या होता है, हमारा हाई होता है। और हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है, डिक्रीज कर देता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को जो आयंस के बीच में है। ठीक है, आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारी क्रिस्टल है वो क्या है बेटा, ब्रेक हो जाती है। तो ये क्या करता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होने की वजह से यहाँ पर क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो हमारी अपोजिट चार्ज आयंस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं वो डिक्रीज हो जाती हैं। आयंस के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या बेटा, डिक्रीज हो जाती हैं। एक तो फैक्टर ये हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दूसरा फैक्टर है यहाँ पर डायपोल की फॉर्मेशन। वाटर जो है वो क्या करता है, डायपोल की फॉर्मेशन यहाँ पर होती है, पोलर होता है। वाटर क्या है बेटा, पोलर है। क्या होता है, पोलर। वाटर जो है पोलर होता है, यहाँ पर डायपोल बनते हैं, डायपोल की फॉर्मेशन होती है। मतलब डायपोल का मतलब क्या है, दो पोल, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल। ऑक्सीजन पे कैसा आता है हमारा, नेगेटिव चार्ज आता है, हाइड्रोजन पे कैसा आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव एंड हो गया डायपोल का, एक पॉजिटिव एंड हो जाता है डायपोल का। तो यहाँ पर अब जो पॉजिटिव एंड है डायपोल का वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, नेगेटिव आयन के साथ में, वो नेगेटिव आयन के साथ में इंटरेक्ट करता है। एंड जो नेगेटिव एंड है डायपोल का वो किसके साथ इंटरेक्ट करता है, हमारी पॉजिटिव आयन के साथ में। वाटर में डायपोल की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जो डायपोल होता है उसका जो पॉजिटिव एंड है वो इंटरेक्ट करता है नेगेटिव आयन के साथ में, नेगेटिव जो एंड है डायपोल का वो इंटरेक्ट करता है पॉजिटिव आयन के साथ में। अब यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों, इस वजह से स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस हो जाती हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन हो जाती है हमारी सॉल्वेंट और आयन के बीच में। एंड स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस होने की वजह से आयन एंड सॉल्वेंट के बीच में यहाँ पर क्या होता है बच्चों, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हमारी रिलीज होती है। क्या बोला मैंने बेटा, यहाँ पर जो हमारा आयन है वो और जो सॉल्वेंट है वो, आयन और सॉल्वेंट इनके बीच में इंट्रैक्शंस जो है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से जो है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा हम उसको, हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, फिर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। जिसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी हम उसे बोलेंगे। अब ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है बेटा ज्यादा होती है किससे, क्रिस्टल एनर्जी से। क्रिस्टल एनर्जी जो बाइंड करके रखती है आयंस को, तो ये किससे ज्यादा होगी, जो क्रिस्टल एनर्जी है उससे। क्रिस्टल एनर्जी, तो क्रिस्टल एनर्जी तो आयंस को बाइंड करती है, जो क्रिस्टल एनर्जी होती है वो बेटा क्या होती है हमारी, कम होती है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है हमारी, ज्यादा होती है देन द क्रिस्टल एनर्जी, जो होल्ड करती है आयंस को। ठीक है, जो होल्ड करेगी आयंस को। तो इसलिए वहां पर क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर जो हमारे आयंस होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। एक तो फैक्टर है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, दूसरा है हमारा डायपोल यहाँ पर फॉर्म होते हैं, वाटर पोलर होता है। और आयनिक सॉलिड्स जो हैं वो हमारे बेटा बहुत कम, स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में क्या है, ये स्लाइटली सॉल्वेंट, स्लाइटली सॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में स्लाइटली सॉल्युबल बोलते हैं या फिर हम बोलते हैं इनसॉल्युबल होते हैं ये, बिकॉज इनके पास क्या होता है, एक तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो बहुत लो होता है। ठीक है, लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है एक तो, और ये इतने ज्यादा हाईली पोलर भी नहीं होते, नॉट हाईली पोलर, नॉट हाईली
पोलर, तो इसलिए बहुत ही स्लाइटली, बहुत ही कम स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं किसके अंदर, स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर, या फिर हम बोल देते हैं नो सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, या फिर हम बोलते हैं इनसॉल्युबल। ये या तो स्लाइटली सॉल्युबल है या फिर सॉल्युबल ही नहीं है, इनसॉल्युबल है। क्लियर हुआ बच्चों सॉल्युबिलिटी का पॉइंट। ये क्या है, हमारे आयनिक सॉलिड सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, अदर पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर, हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो वाटर उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयंस के बीच में वो क्या हो जाती है, हमारी डिक्रीज हो जाती हैं। तो इससे, और दूसरा फैक्टर है कि जो वाटर है बेटा वो पोलर होता है। पोलर मतलब यहाँ पर डाइपोल होते हैं, एक पॉजिटिव एंड होता है डाइपोल का, एक नेगेटिव एंड। पॉजिटिव एंड इंटरेक्ट करता है नेगेटिव जो हमारा आयन होता है उससे, और जो नेगेटिव एंड है डाइपोल का वो इंटरेक्ट करता है पॉजिटिव आयन से। तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन है सॉल्वेंट आयन के बीच में स्ट्रांग हो जाती है, जिससे कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। और जो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी। एंड जो ये जो हाइड्रेशन एनर्जी है ये हमेशा ज्यादा होती है किससे, क्रिस्टल एनर्जी से। क्रिस्टल एनर्जी जो बाइंड करती है हमारी आयंस को, ठीक है, जो बाइंड करती है आयंस को, उससे ज्यादा होती है हमारी हाइड्रेशन एनर्जी। एंड जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, इनसॉल्युबल या फिर स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से, बिकॉज यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कम होता है, और यहाँ पर जो हमारे पास पोलैरिटी है इनकी वो भी क्या होती है, कम होती है, इतनी ज्यादा पोलर भी ये नहीं होते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट सॉल्युबिलिटी का। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो देखिए बच्चों नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स आयनिक सॉलिड्स की, वो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को बेटा मोल्टन स्टेट के अंदर और सॉल्यूशन में, जबकि सॉलिड स्टेट में ये क्या है, कंडक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज देखिए सॉलिड स्टेट में क्या होता है, इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में क्या होगा, जो आयंस होती हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। आयंस यहाँ पर फ्री नहीं होते हैं, बिकॉज यहाँ पर क्या होती है, आयनिक सॉलिड्स के अंदर जो अपोजिट चार्ज आयंस होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से हेल्ड होते हैं, ठीक है, और एक पर्टिकुलर पोजीशन पे होते हैं, तो इसलिए ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते, उनके साथ ये बाइंड होते हैं। हमारी फोर्सेस हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जिनसे एक पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या होते हैं बेटा, हमारे बॉन्डेड होते हैं, तो इसलिए ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते वहां पे। बट जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर जैसे ही बेटा इंक्रीज होगा तो यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है ये ओवरकम कर देगी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको, ठीक है, जो आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ओवरकम कर देगी जो हमारी इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है वो, जिससे क्या होगा, जो हमारे आयंस हैं वो फ्रीली मूव कर पाएंगे, जिससे वो क्या करेंगे बेटा, फ्रीली मूव कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारा जो करंट है वो फ्लो करेगा, कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। तो किसके अंदर, मोल्टन स्टेट में, मोल्टन स्टेट में और सॉल्यूशन में, और इन सॉल्यूशन, बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। कीप इन माइंड, नॉट इन सॉलिड स्टेट इन केस ऑफ मोल्टन स्टेट एंड इन सॉल्यूशन, बिकॉज यहाँ पर जो आयंस है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट में तो क्या होगा, जो हमारी करंट है वो फ्लो ही नहीं करेगा, बिकॉज यहाँ पर आयंस फ्री है ही नहीं। तो यहाँ पर जो आयन है वो फ्रीली मूव करते हैं और इसीलिए कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को मोल्टन स्टेट और सॉल्यूशन में। समझ में आया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नेक्स्ट हम करते हैं बेटा आयनिक रिएक्शंस, आयनिक रिएक्शंस। सो वाटर के अंदर, इन वाटर क्या होता है, वाटर के अंदर जो हमारे आयंस है बेटा वो क्या कर जाते हैं, स्प्लिट कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं बच्चों, जो हमारे आयंस हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं। जो हमारे आयनिक सॉलिड्स होते हैं वाटर के अंदर, जब उनको हम डिसॉल्व करते हैं, वाटर के अंदर क्या होता है, जब आयनिक प्रेजेंट होते हैं सॉलिड्स तो वो आयंस के अंदर स्प्लिट हो जाते हैं। तो ये जो आयंस हमारे स्प्लिट हो, ये आयंस क्या करते हैं, आयनिक रिएक्शंस को शो करते हैं, ठीक है। कैसे रिएक्शंस को, आयनिक रिएक्शंस को ये शो करेंगे। और वो जो रिएक्शंस होती है बेटा इंस्टेंटेनियसली होती हैं। कैसे होती हैं वो, इंस्टेंटेनियसली, ठीक है। और वो जो रिएक्शंस होती हैं हमारी, जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं वो हमारी इंस्टेंटेनियसली होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर, नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर। तो जो बेटा आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड वो कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है।
किस तरीके से, यहाँ पर जो आयनिक बॉन्ड होता है नॉन डायरेक्शनल कैसे होगा, हर एक जो आयन है बेटा, हर एक जो आयन है वो कैसे सराउंडेड होता है, वो सराउंडेड होता है अपोजिट चार्ज के आयन से। डेफिनेट नंबर में यहाँ पर क्या होते हैं बेटा, अपोजिट चार्ज आयन्स होते हैं जो उस पर्टिकुलर आयन को सराउंड करते हैं। और इन आयन्स के बीच में क्या होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, और ये जो फोर्सेस हैं क्या हो जाएंगी हमारी, यूनिफॉर्म हो जाएंगी, ठीक है, अराउंड द आयन ये क्या हो जाएंगे हमारी, यूनिफॉर्म हो जाएंगी फोर्सेस। मतलब यहाँ पर जो हमारा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं, डायरेक्शनल कैरेक्टर उसका नहीं है, वो क्या है, नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है। उस आयन के अराउंड क्या है, वो यूनिफॉर्म है। यहाँ पर जो फोर्सेज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज, वो क्या बेटा, यूनिफॉर्म है, इसलिए जो हमारा आयनिक बॉन्ड इसका कैरेक्टर कैसा है, नॉन डायरेक्शनल है। क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, आयनिक रिएक्शंस एंड नॉन डायरेक्शनल कैरेक्टर। तो ये थे बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स आयनिक सॉलिड्स के। अगर आपको कहीं पे भी डाउट आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।